नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों हम आज साइकोलॉजी का पेपर नंबर 28 हल करेंगे। ठीक है, 28वां पेपर है, पूरे ही 30 क्वेश्चन हैं। लास्ट समय में जो प्रश्न आपको हल करने चाहिए, कुछ प्रश्न रिपीट आपको मिलेंगे, यहाँ पर कुछ नए प्रश्न भी मिलेंगे। कोशिश अगर करेंगे तो यहाँ पर 25+ आसानी से आप कर सकते हो। साथियों देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा 11वीं 12वीं की किताबों से ज़्यादा प्रश्न मैंने इस टेस्ट में लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। आज का तीसरा वीडियो है ये। पहला वीडियो पर्यावरण का मैंने सुबह 6:30 बजे अपलोड किया था। दूसरा वीडियो मैंने हिंदी का सुबह 8:30 बजे अपलोड किया था। और तीसरा वीडियो मैंने बता दिया था कि 10 से 12 के बीच में आएगा आपके, तो ये आ चुका है 10 से 12 के बीच में। साथियों पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है आपके, भूख के स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। भूख की उत्पत्ति आमाशय की मांसपेशियों के संकुचन से होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को तीव्र गति से भूख का अनुभव होता है। तेज भूख लगने को भूख दर्द भी कहा जाता है और इसमें व्यक्ति को मोटा होने का डर बना रहता है। देखिए, आरबीएससी की किताब से ये प्रश्न बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, भूख का जो स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत है ये क्या कहता है कि भूख की उत्पत्ति आमाशय की जो मांसपेशियां हैं उनके संकुचन से होती है। सही है, बिल्कुल। इसके अंतर्गत व्यक्ति को तीव्र गति से भूख का अनुभव भी होता है। तेज भूख लगने को भूख दर्द भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा विकल्प है इसमें व्यक्ति को मोटा होने का डर बना रहता है, ये गलत है साथियों। भूख के स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति को मोटा होने का डर जो बना रहता है वो बुलिमिया होता है। ठीक है, क्या होता है वो? बुलिमिया होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, ये किसके सूचक है? एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, एक स्वलीन विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, और इनमें से सभी। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें दी गई है कि भाई कोई बालक पढ़ने के प्रति चिंता व्यक्त करता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उसे कठिनाई आती है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल उसका होता है, पढ़े हुए पाठ को समझने में या याद करने में उसे कठिनाई आती है। तो साथियों ये सृजनात्मक विद्यार्थी के तो कदापि ये संकेत नहीं है। पहला गलत है तो दूसरा भी गलत हो जाता है। स्वलीन विद्यार्थी में ऐसी बातें नहीं होती है, बल्कि जो अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी होते हैं उसके अंतर्गत ये हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन है आपके, इनमें से किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य होते हैं? EPQ, 16 PF, रोर्शा परीक्षण, MMPI। तो साथियों 10 मसी लक्ष्य, तो साथियों 10 मसी लक्ष्य का मतलब ज़्यादा अगर आप कठिन समझते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। 10 मसी लक्ष्य का मतलब 10 कार्डों से लिया जाता है। ये 10 कार्ड, इनमें से जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें होता है, एक परीक्षण आता है रोर्शा परीक्षण। हरमन रोर्शा का ये परीक्षण है जिसमें कि 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है साथियों। ये एक व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी परीक्षण है। प्रक्षेपी परीक्षण का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति के सामने कुछ अनिश्चित अस्पष्ट उद्दीपक रखे जाते हैं, उनके प्रति जो उसकी प्रतिक्रिया होती है, उन प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करके, निरीक्षण करके उनका मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है इस क्वेश्चन में। देखिए, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी में। ठीक है, थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 3 में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर आएंगे। कुछ विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक या श्रेणी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं या दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि अच्छे अंक या श्रेणी उनके लिए उच्च शिक्षा या अच्छी नौकरी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनमें किसकी अधिकता होती है? शक्ति अभिप्रेरक की अधिकता होती है, उपलब्धि अभिप्रेरक की अधिकता होती है, सामाजिक अभिप्रेरक की अधिकता होती है, या दैहिक अभिप्रेरक की अधिकता होती है? तो बताइए प्रश्न नंबर 4 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखिए, चौथे क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, सोच लिया होगा सभी ने, दूसरा विकल्प सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक की अधिकता उनमें होती है, क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरक में यही होता है कि व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ अर्जित करना चाहता है, उसमें कार्य में निरंतर डटे रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अच्छे अंक या श्रेणी उसे प्राप्त करना उसका मूल उद्देश्य हो जाता है, क्योंकि उसको क्या पता है कि भाई अच्छे अंक या श्रेणी उसे अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी का मार्ग निकालते हैं। तो विकल्प नंबर 2 सही है आपके प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे साथियों। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है?
शारीरिक विकास एवं वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं और अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है। तो मध्य बाल्यावस्था की बात की जा रही है। लगभग 8 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक का जो समय है ये मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। 10 से 12 लगभग उत्तर बाल्यावस्था में आता है और 6 से 8 लगभग प्रारंभिक बाल्यावस्था में माना जाता है साथियों। तो एक 8 से 10 साल का बालक शारीरिक विकास की गति उसकी धीमी हो जाती है। यहाँ पर तेज बता रहा है तो गलत है ये। अमूर्त रूप से सोचना इसमें नहीं होता है, औपचारिक संक्रियात्मक में होता है साथियों, वो लगभग 11 वर्ष के बाद में, ठीक है। लेकिन तीसरा जो विकल्प है, बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर तार्किक और मूर्त रूप से सोचना, तो साथियों मूर्त का मतलब जो चीज़ हमारे सामने है उसके प्रति चिंतन करने से लिया जाता है, उन चीज़ों के प्रति वो तर्क देने लग जाता है। थर्ड विकल्प सही है। बाकी जो चौथा विकल्प कह रहा है कि अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है, तो ये तो प्रथम जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसकी प्रथम अवस्था है, उसकी विशेषता है संवेदी गामक अवस्था की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो छठा क्वेश्चन देख लेंगे आपके। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध। मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध व ज्ञान। और ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका आपको सही क्रम यहाँ पर बताना है प्रश्न नंबर 6 में। साथियों सबसे पहले ज्ञान आता है, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। इस प्रकार ये 6 क्रम एक निश्चित तरीके से चलते हैं। तो अंतिम जो स्तर है वो मूल्यांकन है, प्रारंभिक स्तर ज्ञान होता है, दूसरा अवबोध है, तीसरा अनुप्रयोग है, चौथा विश्लेषण है, पांचवा संश्लेषण है, ठीक है। चौथा विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं साथियों। किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मानव जीवन का आरंभ मूलतः होता है, एक कोश से होता है, 2 कोश से होता है, कई कोशों से होता है और इनमें से सभी। देखिएगा मूलतः की बात की जा रही है। मूल रूप से मानव जीवन का आरंभ कितने कोशों से होता है? राइट आंसर है मूलतः मानव जीवन का आरंभ एक कोश से होता है। किससे? एक कोश से। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों। प्रश्न नंबर 7 में अगर आप सोच रहे हो कि 2 कोश से होता है तो गलत है ये, ठीक है, क्योंकि आरबीएससी की बुक पढ़ सकते हो, कोई भी ऑफिशियल बुक पढ़ सकते हो, एक कोश से ही मानव जीवन का आरंभ होता है साथियों। प्रथम विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, तुलना, समानता, असमानता बताने की योग्यता और परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना। देखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है, 7 से 11 वर्ष तक ये चलती है साथियों। इसमें द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया नहीं होती है। सजीवात्मक चिंतन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। लेकिन यहाँ पर ये जो तीसरा विकल्प है, तुलना करना, समानता निकालना, असमानता बताना, इसकी जो योग्यता है वो बालक में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाती है। तो थर्ड विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। बाकी परिकल्पित निगमनात्मक जो तर्कना होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है साथियों, अंतिम अवस्था में, ठीक है। तीसरा विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में राइट रहेगा। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति स्थान या वातावरण से प्रेरित होकर कार्य करता है, अगर वह कार्य नहीं करेगा तो समायोजन नहीं कर पाएगा? ऐसा कौन से सिद्धांत में बताया गया है? आपको प्रश्न संख्या 9 में सही बताना है। अंतर्नोद का सिद्धांत ऐसा कहता है, क्षेत्रीय सिद्धांत ऐसा कहता है, आवश्यकता का सिद्धांत ऐसा कहता है, या रुचि का सिद्धांत ऐसा कहता है? तो साथियों 9वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए। अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत उपयुक्त कथन पर बल देता है? देख लेते हैं राइट आंसर। देखिएगा व्यक्ति जो है वो स्थान या वातावरण से प्रेरित होकर कार्य करेगा, अगर वह कार्य नहीं करेगा तो समायोजन नहीं कर पाएगा, कुसमायोजन का शिकार हो जाएगा। तो ऐसा क्षेत्रीय सिद्धांत बताता है साथियों। क्षेत्रीय सिद्धांत में देखिए कर्ट लेविन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, और इस सिद्धांत में ये बताया गया था कि भाई व्यक्ति का सीखने का एक क्षेत्र होता है जिसमें रहकर वो सीखता है। तो यहाँ पर व्यक्ति स्थान या वातावरण की बात की जा रही है, क्षेत्र या वातावरण, स्थान कुछ भी कह सकते हो। सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, आपके 10वां क्वेश्चन साथियों। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। दुश्चिंता की गणना नकारात्मक संवेगों के रूप में की जाती है,
चिंता जब काफ़ी व्यापक रूप धारण कर लेती है तो इसे मुक्त प्रभावी दुश्चिंता का नाम दिया जाता है। यदि चिंता वास्तविक कारणों से उत्पन्न होती है तो इसे मनोस्नायुकृत दुश्चिंता कहते हैं और इनमें से कोई भी नहीं। तो 10वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है असत्य कथन की बात की जा रही है। साथियों देख लेते हैं असत्य कथन कौन सा है। तो अगर दुश्चिंता की गणना नकारात्मक दुश्चिंता की गणना नकारात्मक संवेगों के रूप में ही की जाती है, क्योंकि चिंता करना तो सकारात्मक थोड़ी है, नकारात्मक ही रहेगा। तो ये तो सत्य है, आपको असत्य देखना है। चिंता जब काफ़ी व्यापक रूप धारण कर लेती है तो इसे मुक्त प्रभावी दुश्चिंता का नाम दिया जाता है, ये भी कथन सत्य है साथियों। लेकिन थर्ड विकल्प कह रहा है यदि चिंता वास्तविक कारणों से उत्पन्न होती है तो इसे मनोस्नायुकृत दुश्चिंता कहते हैं, ये एक गलत कथन है। क्योंकि चिंता यदि वास्तविक कारणों से उत्पन्न हो तो उसे मनोस्नायुकृत दुश्चिंता नहीं, वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता के नाम से। और अगर जो चिंता बिना कोई कारण से, बिना कोई वास्तविक कारण नहीं है, काल्पनिक चीज़ों से ही यदि चिंता उत्पन्न हो तो फिर वो मनोस्नायुकृत दुश्चिंता कहलाती है। ठीक है, समझ लीजिएगा इस प्रश्न को भी अच्छे से। थर्ड विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है साथियों। तबीयत भी मेरी लगभग सही हो गई है, सुधार हो गया है। तो 1-2 दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, तो खैर उससे तो हम निकल चुके हैं। अब सभी की जो दुआएं हैं, आप सभी ने जो हमारे लिए कामना की थी, बिल्कुल उन्होंने 1-2 दिन में ही पूरा काम कर दिया साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इसके लिए, आप सभी का इतना प्यार हमें मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं साथियों। तो 11वां क्वेश्चन है, इनमें से किस मूल्यांकन में अध्यापक छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है? योगात्मक मूल्यांकन होता है, आरंभिक मूल्यांकन होता है, संकल्पनात्मक मूल्यांकन होता है या रचनात्मक मूल्यांकन होता है? तो देखिए 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वह मूल्यांकन का प्रकार जिसमें अध्यापक छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर मतलब लगातार चलने वाली और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करे। तो योगात्मक निरंतर नहीं चलता है साथियों, आरंभिक निरंतर नहीं होता है, संकल्पनात्मक तो योगात्मक को ही कहते हैं, इसलिए ये भी गलत है। या रचनात्मक मूल्यांकन आपका राइट आंसर है। रचनात्मक मूल्यांकन निरंतर चलता है और तत्काल प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है। तो फोर्थ विकल्प ही आपके 11 क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, यदि आपसे पूछा जाए कि 5 से 2 गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसका उत्तर देने में नहीं चिंतन होगा, अपसारी चिंतन होगा, आलोचनात्मक चिंतन होगा, स्वैली चिंतन होगा और अभिसारी चिंतन होगा। जो लोग मुझसे कंटिन्यू जुड़ रहे हैं उनको ये प्रश्न बहुत ही इजी लग रहे होंगे, मैं वापस कह रहा हूँ। लेकिन जो नए हैं उन्हें ये प्रश्न बहुत ही कठिन लग रहे होंगे साथियों। तो फिर अंतर कितना आया देख लो आप। जो लगातार जुड़ रहे हैं उन्हें बहुत ही इजी प्रश्न लग रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ। आप जो लगातार जुड़ रहे हैं वो तो 30 में से 30 करके जाएंगे आज, और जो लगातार नहीं जुड़ रहे हैं उनको 30 में से 20 करने में भी पसीना आ जाएगा साथियों। तो आप कंटिन्यू आप एग्ज़ाम तक बने रहिएगा। और मैं आपको एक वीडियो कल लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, ऐसा वीडियो जिसमें लास्ट के जो 24 दिन बचेंगे कल से, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको टेस्टों को हल करना है साथियों। बहुत ही शानदार चीज़ बताऊंगा, जो मेरा खुद का अनुभव है वो चीज़ आपको बताऊंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में टाइम घट जाए तो मेरी गारंटी, किसी के भी टाइम नहीं घटेगा। मैनेजमेंट टाइम आप 2 घंटे में हर एक आदमी पेपर पूरा कर लेगा, उस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से आपको मैं अभ्यास करना बताऊँगा कि लास्ट के टाइम में किस अभ्यास आपको करना है। ठीक, तो कल आएगा वीडियो। यदि देखो यहाँ पर 5 से 2 गुणा करने पर जो हम 5 × 2 तो हम 10 कर देंगे डायरेक्ट। तो ये नियम से हमारे सामने जो तथ्य दिए गए हैं उसके आधार पर तुरंत हमने चिंतन कर दिया, तो फिर उसको हम किस नाम से जाएंगे? अभिसारी चिंतन के नाम से जानते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है। अभिसारी में खुद की तरफ से जो तथ्य हैं उनको ऐड करते हैं। आलोचनात्मक में गुण दोषों को देखा जाता है। स्वैली चिंतन में कल्पनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। रमा अध्यापक बनने का सपना बचपन से ही देखती है, इसलिए वह रीट की तैयारी बहुत जोरों से कर रही है। रमा के अंदर कौन सी प्रेरणा है? कृत्रिम अभिप्रेरणा, स्वाभाविक अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा, बौद्धिक अभिप्रेरणा? तो एक लड़की है जिसका नाम है रमा, अध्यापक बनने का सपना बचपन से देख रही है। वो बचपन से देख रही है, बहुत जोरों से तैयारी कर रही है वो रीट की। तो उसके अंदर स्वाभाविक अभिप्रेरणा है, क्योंकि उसको बाहरी रूप से कोई प्रेरित नहीं कर रहा है, वो अंदर से अभिप्रेरित है साथियों। और अंदर से जब हम अभिप्रेरित होते हैं तो उसको स्वाभाविक या आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 14 है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायियों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान,
जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर सिद्धांत। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। कोई भी खिलौना है, पहनावे की वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्रियां हैं, व्यवसाय है, रंगों कोई रंग है, तो इनके साथ हम विशिष्ट लिंग को संबंधित कर देते हैं, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि भाई तलवार बंदूक वाले जो खेल होते हैं वो लड़के ही खेलेंगे, जो घर वर बनाने का काम होता है इस प्रकार के जो खेल है वो लड़कियां खेलेंगी। तो ये पहनावा है कि भाई पैंट और शर्ट लड़के पहनेंगे, लड़कियों का अलग पहनावा होता है। जो घरेलू सामग्रियां होती है इनका उपयोग लड़के करेंगे, इनका उपयोग लड़कियां करेंगी। तो विशिष्ट लिंग के साथ इन चीज़ों को संबंधित कर रहे हैं तो इसको जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे साथियों। मतलब एक पुरानी सोच एक तरह से यूँ कह सकते हो। थर्ड विकल्प आपके 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। तो देखो आपके प्रश्न संख्या 16 है साथियों, इनमें से कौन सी ग्रंथि व्यक्ति के संवेगात्मक पक्ष को प्रभावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को भी मैं। देखिए इस कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अब वो कुछ लोगों को तो याद है, लेकिन जो जुड़ रहे हैं मुझे लगना चाहिए कि भाई हाँ जो मुझसे जुड़ रहे हैं उनको तो सभी को याद होना चाहिए ये चीज़ें। तो साथियों इसलिए क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम में रिपीट क्वेश्चन ही आपके लिए सबसे बेस्ट है। जितने ज़्यादा नए क्वेश्चन लाऊंगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए कोशिश ये रहेगी कि एक टेस्ट में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपके लिए नए रहेंगे। 10 से 15 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न वो रहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने पहले पढ़ी है उनको आप भूल जाओ और एग्जाम में उन चीज़ों को गलत कर दो। इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूँ कि रिपीट होने होंगे ही। अब तो हर एक टेस्ट में रिपीट होंगे प्रश्न, कुछ भी हो जाए, क्योंकि रिपीट का मतलब है आपको स्थायी रूप से याद करवाना, जो कि आपकी मेरिट का आधार बनेगा साथियों। तो देखिए संवेगात्मक पक्ष को जो ग्रंथि प्रभावित करती है उसको हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे साथियों। तो 17वां प्रश्न है, विकलांग बालकों को सरकार ने कब दिव्यांग बालक नाम दिया। 5 जून 2016, 20 नवंबर 2017, 15 अगस्त 2015 और 25 दिसंबर 2015। देखिएगा विकलांग बालकों को सरकार ने जब दिव्यांग बालक नाम दिया गया था तो उस डेट और सन को बताइए साथियों। तो वो सन तो 2015 था, लेकिन यहाँ पर 2 विकल्प तो गलत है, वो हो ही गए हैं 2015 आते ही। अब डेट कितनी थी, तो महीना था दिसंबर का और डेट थी 25 दिसंबर 2015 को ही विकलांग बालकों को सरकार ने दिव्यांग बालक नाम दिया गया था साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 18 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन, योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलिखित करने हेतु सतत आकलन, जिन विशेष क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन, और कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन। तो देखिएगा सीसीई का अर्थ यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो जो सबसे बेस्ट अर्थ है, सबसे बेस्ट विकल्प है उसका चुनाव करना है। पहला विकल्प कह रहा है सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन। बिल्कुल हो सकता है, ये भी गलत तो है नहीं पूर्ण रूप से। योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशल आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलिखित करने हेतु सतत आकलन, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है तो इस पर डबल स्टार लगा देते हैं। ठीक है, जिन विशेष क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन, तो नहीं, ये तो इसका आंसर ही नहीं होने वाला है, पहला या दूसरा। चौथा और देख लेते हैं, कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन। तो अध्यापकों को और माता पिता को प्रतिपुष्टि के लिए थोड़ी सतत आकलन और व्यापक आकलन करते हैं। तो ओनली सेकंड विकल्प आपका सबसे बेस्ट विकल्प है। इसमें यह कह रहा है कि भाई जो योग्यताएं हैं व्यक्ति की, व्यक्तित्व उसका है, कौशल है, और फिर आदि आ गया, मतलब और भी चीज़ें जो बची हुई, इनका व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलिखित करने हेतु सतत आकलन। तो सतत और व्यापक दोनों चीज़ें आ गई, सारी क्षेत्र इसने कवर कर लिए हैं। तो ओनली सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 18 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। भाटिया बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं, 2, 4, 5 और 6। तो साथियों 19वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है, भाटिया बुद्धि परीक्षण में उप परीक्षणों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अच्छे से।
पाठ या बुद्धि परीक्षण में उप परीक्षण कितने होते हैं? 5 होते हैं। वापिस अच्छी तरह से रिपीट कर दिया है मैंने। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। 20वां प्रश्न, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार किस बुद्धि की अधिकता रखने वाले लोग विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं और विद्यालय में सफलता प्राप्त करते हैं? घटकीय बुद्धि, आनुभविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि और इनमें से सभी। देखिए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत है, इसमें इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। एक तो घटकीय बुद्धि बताई है, आनुभविक बुद्धि बताई है और सांदर्भिक बुद्धि बताई है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का कहना था कि जो लोग विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं और विद्यालय में सफलता प्राप्त करते हैं, उन लोगों में घटकीय बुद्धि होती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। तो चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत मनोमितिक उपागम में नहीं आता है? बुद्धि संरचना मॉडल, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, व्यवहार का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत। तो साथियों देखिए, मनोमितिक उपागम के अंतर्गत जो जो सिद्धांत आते हैं, बुद्धि संरचना मॉडल ये मनोमितिक उपागम में आता है। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत ये मनोमितिक उपागम में आता है। व्यवहार का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा जो दिया गया था, ये भी मनोमितिक उपागम में ही आता है। लेकिन साथियों, जो बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत है, ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। तो स्टर्नबर्ग का ये जो सिद्धांत है, ये मनोमितिक उपागम में नहीं आता है साथियों। थोड़ा ध्यान से उतर रहा है। इसको कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, मतलब अर्ध चेतन में चला गया शायद, ये तो बाहर नहीं आ रहा है। विकल्प हो तो तुरंत बता सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई चीज़ अर्ध चेतन में होती है तो याद तो है लेकिन याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो कमेंट करके बताइए, बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत किन के अंतर्गत आता है साथियों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर। और आपने कमेंट नहीं किया तो फिर मैं खुद ही कमेंट कर दूंगा फिर वापस थोड़ा देख करके, लेकिन अभी तो अर्ध चेतन में चला गया है वो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत योग्यताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? व्यक्तिगत योग्यताओं को संबोधित करने की बात की जा रही है। विद्यालय क्या करेगा? सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना और धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो व्यक्तिगत योग्यताओं को संबोधित करने के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन कर रहे हैं, तो फिर उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता कहाँ आ रही है? क्योंकि सभी सामान्य थोड़ी होते हैं, गलत है ये। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही हो सकता है ये। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, तो भैया व्यक्तिगत विभिन्नताएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। याद रखना, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, ये भी गलत है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, समावेशी शिक्षा का विरोध है ये कथन, तो इसलिए ओनली सेकंड विकल्प ही आपका इस क्वेश्चन में सही है प्रश्न संख्या 22 में। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का हमें पालन करना चाहिए और छात्रों को सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि वो उनकी जो रुचि है, उनकी जो गति है, उसके अनुसार सीख सके। सेकंड विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। दो समान अवांछनीय लक्ष्यों के बीच द्वंद्व प्राय जिसका समाधान नहीं हो पाता है कहलाता है। उपागम उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व, परिहार उपागम द्वंद्व और परिहार परिहार द्वंद्व। देखो, दो समान अवांछनीय का मतलब होता है जिनको हम नहीं चाहते हैं, तो दोनों को नहीं चाहते हैं, तो नहीं चाहने के अर्थ में परिहार परिहार द्वंद्व होता है। अगर दो वांछनीय लक्ष्यों की बात करें, वांछनीय मतलब दोनों को चाहते हैं, तो फिर वो उपागम उपागम के अंतर्गत आता है साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फोर्थ विकल्प है 23वें क्वेश्चन में, वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौनों या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है। कौन सी रक्षात्मक युक्ति बालक के द्वारा काम में ली जा रही है? प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, अंतर्वेशन और प्रतिक्रिया निर्माण। देखिए, जैसे एक बच्चा है, उसको उसकी मम्मी ने कोई दंड दे दिया, उसको दंडित कर दिया, सजा दे दी, तो बालक अपना क्रोध किस पर निकाल रहा है? खिलौनों पर या उसके जो छोटे भाई बहन हैं उन पर। तो ये प्रक्षेपण तो हो नहीं रही है। प्रक्षेपण में तो हम अपनी कमियां दूसरों के ऊपर आरोपित कर देते हैं, लेकिन यहाँ कमियां आरोपित नहीं की जा रही है, यहाँ गुस्सा निकाला जा रहा है। इसको हम प्रतिस्थापन कहेंगे साथियों।
विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां क्वेश्चन, बीजकोष की निरंतरता का नियम कहता है कि बीजकोष की, है ना, बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होता है और इनमें से सभी। तो देखो बीजकोष की निरंतरता का नियम क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए साथियों। राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1, बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि निरंतर वो चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 25वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आएंगे। तो आपके 26वां प्रश्न है, स्वप्न निद्रा से किसका संबंध है? सेतु या पोन्स का, सेरिबेलम का, मेरु रज्जु का और मध्य मस्तिष्क का। देखिएगा स्वप्न निद्रा मतलब वह नींद जिसमें हम स्वप्न देखते हैं, तीव्र गतिक नींद भी इनको कहा जाता है साथियों। हम जिनमें सपनों को देखते हैं, अचेतन में जो दमित इच्छाएं होती है वो स्वप्नों के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करती है साथियों। तो जो स्वप्न निद्रा का संबंध है वो सेतु या पोन्स से होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 26वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो चलिए 27वें प्रश्न की ओर, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? सपोज कीजिए प्राथमिक विद्यालय का एक शिक्षक है, बच्चों को अभिप्रेरित करना है तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में के उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए उन्हें मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, और प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। देखिएगा सबसे बेस्ट विकल्प जो है यहाँ पर कठोर मानदंड निर्धारित करना, तो ये कठोर शब्द आते ही गलत हो जाता है। ये प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड दे रहे हो आप प्रत्येक गतिविधि में, तो फिर ये भी गलत हो जाता है साथियों। राइट आंसर दूसरा या चौथा, दोनों विकल्पों में से जो बेस्ट विकल्प है वो है विकल्प नंबर 2। जो बच्चे हैं उनकी जो रुचियां हैं उसके अनुसार उनके लक्ष्य निर्धारित किए जाए, कि जिसमें उनकी रुचि है उसी प्रकार उनके लक्ष्य बनाए जाए और उन्हें पाने के उद्यम में उनकी हम सहायता करें। तो एक शिक्षक सबसे बेस्ट यही कर सकता है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 27 में, यही आपका सबसे सही आंसर रहेगा साथियों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। देख लेते हैं आपके 28वें प्रश्न को। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, जीन पियाजे ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? समावेशन, आत्मसातकरण, स्थानीकरण और स्कीमा। तो देखो मानसिक संरचनाएं मतलब हमारे मस्तिष्क में जो संरचनाएं होती है ज्ञान की, उनके चिंतन के जो निर्माण प्रखंड है उनको जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 28वें क्वेश्चन में। अब सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए साथियों प्रश्न संख्या 29 आपके आता है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है और पैर से सिर की ओर होता है। तो जो समीप दूराभिमुख सिद्धांत है ये क्या कहता है कि मानव का जो विकास है वो कैसे होता है साथियों? राइट आंसर बताना है आपको प्रश्न संख्या 29 में। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहता है कि जो बालक का विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर तो मस्तकोन्मुखी सिद्धांत कहता है ऐसा। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो के लास्ट में कह रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, 1 मिनट निकाल के वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिएगा, ताकि हम अंतिम समय में आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मैटर अवेलेबल करवा सके, जो आप किताबों में कहीं पर भी नहीं पा सकते हो। ठीक है, एक जगह पर। तो आपको इसके लिए कम से कम 20 किताबों में जो प्रश्न मिलते हैं ढूंढने से मिलेंगे, वो आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, वो भी ऑथेंटिक आंसर के सहित। तो अंतिम समय में आप ये चीज़ें ज़रूर करिएगा और देखो कमेंट करके जाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 30 में। जिस भी प्रश्न पे डाउट हो उसके लिए भी जरूर कमेंट करें साथियों। तो अंतिम और 30वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 30 है, आइनजैक के मनस्तापिता, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए, आइनजैक के मनस्तापिता प्रकार के व्यक्तित्व में कौन से गुणों की अधिकता होती है? ये समाजसेवी, मिलनसार, प्रेमी एवं मृदुभाषी होते हैं, एकांत में रहना इनको पसंद होता है, कम बोलते हैं, दूसरों से दूरी बना कर रखना पसंद करते हैं, भावनाओं की कमी होती है, आक्रामक होते हैं, समाज विरोधी होते हैं, अहम केंद्रिता जैसी समस्याएं रहती है,
धार्मिक, दूसरों के विचारों को जल्दी समझना एवं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो साथियों, मनस्तापिता प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है उसकी आइंजैक ने विशेषता बताई है कि इनमें भावनाओं की कमी होती है, ये आक्रामक होते हैं स्वभाव से, समाज विरोधी होते हैं, अहम केंद्रिता पाई जाती है, इत्यादि समस्या इन बालकों में होती है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 30 में। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ, कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं साथियों। मिलते हैं बालक अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कल मेरे एमए का पेपर है तो हो सकता है कल 2 ही वीडियो आ पाए, क्योंकि 3 से 4:30 तक तो पेपर ही है। तो 3 से 4:30 तक तो कोई यही नहीं रहा, और आने जाने में तो साथियों हो सकता है कल 2 ही पेपर बने। जहाँ तक कोशिश रहेगी 3 आ जाएंगे, लेकिन परसों वापस 3 आएंगे। जिस दिन पेपर होंगे मेरे तो उस दिन 2 ही पेपर आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।